चर का मान क्या होता है? बदलता है। चर का मान बदल सकता है। चर विभिन्न मान धारण कर सकता है, अपना सकता है। तो यहाँ हम आज अध्ययन करने वाले हैं समीकरण का, और वह समीकरण दो चर में होगा। कितने चरों में होगा? दो चरों में होगा, और ये रैखिक समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा ये? रैखिक समीकरण होगा। अब ये रैखिक कहने का क्या मतलब है? रैखिक कहने का अर्थ है कि जब इसका हम आलेख खींचेंगे। क्या खींचेंगे? आलेख, जिसे अंग्रेजी में हम ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आपने निर्देशांक ज्यामिति में देखा है, ग्राफ की सहायता लेकर के हम लोग बिंदु को दिखाते हैं। और हम अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करने वाले हैं, तो उसमें भी हम लोग ग्राफ की सहायता लेंगे और हम रेखा खींचेंगे। उस ग्राफ पेपर पर रेखा खींचेंगे और वह आलेख कहलाएगा। वही ग्राफ यानी आलेख कहलाएगा। और वह चूंकि आलेख एक सरल रेखा होने के कारण, आलेख के सरल रेखा होने के कारण हम समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। यानी उस समीकरण का आलेख जब हम प्राप्त करेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। इसलिए रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा भी हो सकता है। जैसे सरल रेखा के साथ साथ दूसरे कर्व भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, कर्व यानी वक्र। लेकिन हमें यहाँ सरल रेखा प्राप्त करना है। और सरल रेखा प्राप्त तब होती है, विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब घात 1 होता है। यानी दो चर जब हम इसमें लेंगे तो दोनों चर में घात की बात अगर करेंगे तो वह घात 1 होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ abc क्या होंगे? abc वास्तविक संख्याएं होंगी और a और b शून्य नहीं होंगे। तो आपने ये देखा, ये जनरल फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और जब हम इसका ग्राफ प्राप्त करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक सरल रेखा। इसलिए उसका नाम रैखिक समीकरण है। दो चर वाले ये क्या है? रैखिक समीकरण, या दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे हम लिख दें 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यह एक रैखिक समीकरण है जो कितने चरों में है? दो चरों में। आप सब जानते हैं कि x और y क्या है? चर है। x और y क्या है? चर है। 2, 3 और 5 अचर हैं। इसमें कोई भी वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं। और कंडीशन ये है कि एक ही साथ दोनों के गुणांक, यानी x के गुणांक और y के गुणांक शून्य नहीं होने चाहिए। एक ही साथ, अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन एक ही साथ दोनों शून्य नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर बात आती है समीकरण है, तो समीकरण का हल क्या होगा? क्योंकि समीकरण एक समस्या को दिखाता है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और गणित के अध्ययन से हम उन समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये जो समीकरण है, इसका हल निकालना, मतलब कोई समस्या है दैनिक जीवन में, जिस समस्या का हल हम समीकरण की सहायता से निकालेंगे। तो देखते हैं कि इस तरह की समस्या कब पैदा होती है। जैसे दो विद्यार्थी गए गोलगप्पा खाने के लिए। कहाँ गए? गोलगप्पा खाने के लिए। आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। खट्टा होता है कि मीठा होता है? खट्टा होता है। और दोनों को बहुत अच्छा लगता है गोलगप्पा।
दोनों ने खाना शुरू कर दिया। गोलगप्पा वाला बना बना के दे रहा है और आप लोग खा रहे हैं। माना कि आप लोग खा रहे हैं, गोलगप्पा आपको दे रहा है, आप खा रहे हैं। 2 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी। गोलगप्पा वाला जब काउंट करता है तो उसको पता चलता है 45 गोलगप्पा खा चुका है दोनों विद्यार्थी मिलके। कितना गोलगप्पा? 45 गोलगप्पे इन दोनों ने मिलकर खा लिया। कितने? 45। अब 2 लड़कियां हैं, यानी 2 छात्रा जो खा रही हैं, तो उसमें हुआ कि नहीं मैं 20 खाई, दूसरे की नहीं तुम ज्यादा खाई है, 20 नहीं खाई। एक लड़की कह रही है कि तुमने 20 खाया है, दूसरा कहे नहीं तुम गलत बोल रही हो, 20 नहीं 25। लेकिन पैसा जब पेमेंट करना होगा, पैसा जब देना होगा गोलगप्पे वाले को, तो वो तो 45 लेगा, यानी तुम दोनों मिलकर 45 खाई है। अब गिनती में कौन ज्यादा खाई हो तुम समझो। तो ये समस्या हो गई कि भाई कौन कितना खाया, तो पता नहीं चला हमें कौन कितना खाया। तो जो पता नहीं है, जो अननोन चीज है, अज्ञात है, उसी को हम लोग चर राशि मान लेते हैं और उसी में से एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। मान लेंगे कि जो एक लड़की ने x गोलगप्पे खाए तो दूसरे ने y गोलगप्पे खाए, और दोनों गोलगप्पे मिलके कितने हो गए? x प्लस y, और टोटल कितने हो गए? 45। दोनों बच्चे गोलगप्पे खाकर ये 45 का बिल बना है। ठीक है, ये x रुपए के 1 रुपए अगर पर पीस गोलगप्पा 1 रुपए पीस मिलता है शायद गोलगप्पे का रेट। माना कि कहीं रेट डिफरेंट हो सकता है। तो ये अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि 45 होना चाहिए। अगर ये 30 खा लेती है कोई एक लड़की, तो दूसरी खाएगी 15, तो क्या होगा? 45 होगा। तो इसमें अनसर्टेन है कि ये दोनों पता नहीं है हमें, न इसके बारे में पता है ना इसके बारे में पता, लेकिन ये पता है कि दोनों मिलकर कितना है? 45, ये कंफर्म है। तो यह एक समीकरण है जो दैनिक जीवन की समस्या पर आधारित है। उसके बाद लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो मान लो कि 2 खिलाड़ियों के बीच पार्टनरशिप हो गए। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है। आईपीएल में मान लो कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप हो गई, और दोनों ने मिलकर के 100 रन की पार्टनरशिप कर ली। ये तो कंफर्म है कितने रन की पार्टनरशिप की? 100 रन की। लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें किसका योगदान कितना है। तो वो भी कंडीशन हम ऐसा ही लिखेंगे। माना कि रोहित शर्मा ने x रन बनाया और सूर्य कुमार यादव ने y रन बनाया, दोनों मिलकर कितना रन बनाया? 100। तो उस समय क्या कंडीशन होगा? वो इक्वेशन कैसे बनेगा? x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को हम लोग समीकरण के रूप में लिख देते हैं और फिर समीकरण का हल निकालते हैं। अगर रोहित शर्मा ने 50 रन बनाए तो सूर्य कुमार यादव कितना बनाएगा? 50। अगर ये 20 तो ये 80, तभी तो 100 हो गए। अब देखिए हल क्या होता है, समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल यानी चर राशि का वह मान जो हम समीकरण में रख देते हैं तो समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट होने का मतलब है कि ये जो बराबर का निशान आप देख रहे हैं, इसके दाहिनी तरफ और बाएं तरफ जो भी है वो इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग संतुष्ट हो जाना, समीकरण का संतुष्ट हो जाना। हमें यहाँ 100 पूरा करना है। अगर ये 20 होगा तो इसको 80 होना होगा ना। अगर कोई 20 इसको भी 20 करे तो 100 होगा? नहीं होगा। इसलिए संतुष्ट होने का मतलब है कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर हो जाए। तो इस तरह से समस्याओं का हम लोग समाधान निकालते हैं, हल करते हैं, हम लोग समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। इसमें अब देखो x प्लस y 100,
हम ऐसे सोचे, ऐसे है x + y 100, इसमें x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 99, 2 रखेंगे तो 98, 3 रखेंगे तो 97। तो इसमें क्या है, x का मान हम जैसे जैसे रखते हो वैसे वैसे y का मान हमें प्राप्त होता है। x का मान हम अपने मन से रखें तो y का मान डिफरेंट आएगा, यानी एक मान से दूसरा मान प्रभावित हो रहा है ना। एक चेंज हो रहा है तो दूसरा को भी क्या होना, चेंज होना पड़ रहा है। एक चेंज हो रहा है तो दूसरा को भी चेंज, एक के चेंज होने से दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है, इस बात को समझना है। तो इसके अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि x हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। आज हम कोई वास्तविक संख्या लेंगे तो उसी हिसाब से y भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x के मान पर y का मान निर्भर करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप क्या कहेंगे, अनंत हल, क्योंकि x के मान हम अनंत ले सकते हैं, उस तरह से y के मान भी अनंत हमें प्राप्त होंगे। इसलिए कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग हल के ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ पहले x रहेगा फिर y रहेगा। जैसे हम इस समीकरण से एक सारणी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी देखिए ऐसे होगा, ये x और ये y। इसमें हम x का मान अपने मन से रखेंगे। किस ये एग्जांपल है, ये ले, कौन सा ले, 17। x का मान हम लेते हैं 17, तो y का मान कितना हो जाएगा, 83, 83, ठीक है, 83 क्या हो जाएगा, 83, बैठ जाओ। उसके बाद तुम बताओ x का मान हम क्या लें, 25। x का मान 25 होगा तो y का मान क्या होगा, 75। गुड। चलिए अब बताइए x का मान क्या लें, 33 लें। जब हम 33 लेंगे तो y का मान क्या होगा, 67। इस तरह से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुए 3। कितने जोड़े प्राप्त हुए, 3। तो ये देखिए 17, ये एक जोड़ा हो गया 17 और ये 83, कॉमा दे देंगे ऐसे, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर, एक जोड़ा हुआ है ना। इसमें पहला x का मान बताएगा, दूसरा y का मान बताएगा। ऐसे ही लिखना भी है, उल्टा आप नहीं लिखेंगे, पहले x का तब y का। ये हो गया, फिर ये दूसरा 25 और 75, तीसरा क्या हो जाएगा, 33 और 67। इस तरह से हम अनंत ऑर्डर्ड पेयर एक प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसमें क्रम का ख्याल रखा जाएगा। ये ऐसे जोड़े हमें मिल रहे हैं जिनमें क्रम का ख्याल रखा गया है, ऑर्डर का ख्याल रखा गया है, और इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर अनंत होंगे। और ये ऑर्डर्ड पेयर हल कहलाएंगे, समीकरण का क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। तो समीकरण के हल को इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसके आलेख की बात करेंगे अगर, तो क्या करना होगा, ग्राफ पेपर पर हमने खींचा था ना, ग्राफ पेपर पर बिंदु हमने दिया था ना, जैसे 1 2 3 5 -1 -2, इस तरह से हमने बनाया था निर्देशांक ज्यामिति में। उसी प्रकार हम ग्राफ पेपर लेंगे और इन बिंदुओं को दिखा देंगे। ये 3 बिंदु हैं, इन तीनों को हम लोग ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो यह है 17 83, यानी x डायरेक्शन में हम 17 यूनिट जाएंगे
और वाई डायरेक्शन में 83 यूनिट। तो ये 70 यहाँ पर आएगा और 83 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो एक बिंदु यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। दूसरा बिंदु क्या है 25, 25 मान लीजिए यहाँ पे होगा और 75 ये यहाँ पर। तो दूसरा बिंदु ये। इस तरह से तीसरा बिंदु भी इसी लाइन में होगा। देखिए इसे हम ग्राफ जब हम कॉपी में खींचेंगे इस तरह से, ये सरल रेखा में प्राप्त होगी। देखिए ये मिला देंगे दोनों को, मान लेंगे हम इसे ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए। तो इसे हम बी भी मान सकते हैं। इस तरह से हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो ये बिंदु ए है और यहाँ पर लिखेंगे 1783 और दूसरा ये बी है और बी को हमने 25 और 75 लिया है। तीसरा है 3367। तो x से 33 हम जाएंगे यहाँ। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर आएगा ये 33 क्या 67 है ना, ये यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्योंकि हम जब कागज पर खींचेंगे तो एक्यूरेसी अच्छी आएगी, सटीकता अच्छी आएगी। तो ये बिंदु भी इसी लाइन पे होगी। ये अगर सी हम इसे मानेंगे तो ये एक ही लाइन में होगी। और भी बिंदु हम लेंगे ना तो इसी लाइन पे बिंदु होंगे, सारे बिंदु इसी लाइन पे होंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है। 2 बिंदु होंगे तभी उन्हें हम जोड़कर एक रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजर सकती है और वह रेखा अद्वितीय होगी।